कहानी किंग शहर के भूमिगत काले बाजार से शुरू होती है, जहां लोग अंधेरे और रहस्यमय वातावरण में घूमते हैं। एक युवक प्रकट होता है जो एक निश्चित राशि के बदले में अपनी किडनी बेचने का अनुरोध करता है और फिर अपनी कॉर्निया भी बेच देता है। उसकी जांच करने वाला डॉक्टर बहुत चिंतित दिखता है और बताता है कि उसका शरीर पूरी तरह से थक चुका है। वह पहले ही एक किडनी, तिल्ली, पित्ताशय और अपने जिगर का 1/3 हिस्सा बेच चुका है, और उसकी छोटी और बड़ी आंतों के कुछ हिस्से उसे चेतावनी देते हैं कि एक और किडनी बेचने का मतलब है कि वह 2 दिनों से अधिक जीवित नहीं रहेगा। लेकिन युवक शांति से मुस्कुराता है और उसे आश्वासन देता है कि यह स्वीकार्य है यदि इसका मतलब उसकी बहुत बीमार बहन को बचाना है। डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देता है और युवक के साहस के लिए प्रशंसा व्यक्त करता है और बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत शुरू करने का फैसला करता है, जबकि युवक जोर देता है वह दर्द सहने के लिए तैयार है। अचानक युवक ऑपरेशन के दौरान जोर से चिल्लाता है। प्रक्रिया के बाद वह अपने घुटने और कूल्हे के जोड़ में गंभीर दर्द महसूस करता है, लेकिन इसे छिपाने की कोशिश करता है। वह खुद को आश्वस्त करता है कि कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा था और अपने कपड़े उठाता है, जिससे एक घाव दिखाई देता है जो अजीब तरीके से पुनर्जीवित होता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में घाव में कोशिकाएं तेजी से पुनर्जीवित होना शुरू हो जाती हैं, जब तक कि यह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। वह पैसे पकड़े हुए मुस्कुराता है और कहता है कि उसने नौकरी में तबादले की रस्म को पूरा करने के लिए पर्याप्त बचत कर ली है, जिसका वह सपना देख रहा था। फिर वह हंसते हुए भाग जाता है और अपनी बीमार बहन और मरती हुई मां के बारे में बनाई गई कहानी का मजाक उड़ाता है और स्वीकार करता है कि यह सब सिर्फ झूठ था। वह अपना परिचय यैन के रूप में देता है और बताता है कि वह एक विश्व कूदने वाला व्यक्ति है जो दुनियाओं के बीच यात्रा करता है और वह सिर्फ एक व्यक्ति है, एक सामान्य अनाथ जिसकी कोई बीमार बहन नहीं है, जैसा कि उसने दावा किया था। यैन समझाना जारी रखता है कि ये दुनिया आध्यात्मिक ऊर्जा राक्षसों और राक्षसों से भरी है और यहाँ एक अनाथ के रूप में जीवित रहना बहुत मुश्किल है। दुनिया किलेबंद गुफाओं या मृत्यु से भरी है और उसके लिए जीवित रहना बहुत कठिन था जब तक कि उसने अपनी अनूठी क्षमता की खोज नहीं की। वह बताता है कि उसकी क्षमता शारीरिक उत्थान है जो अनुमति देता है उसे किसी भी गंभीर चोट से मिनटों में पूरी तरह से ठीक होने और यहाँ तक कि खोए हुए अंगों को पुनर्जीवित करने की क्षमता है। येलेन ने अपने अंगों को बार बार बेचने की इस क्षमता का फायदा उठाया जब तक कि उसने 100,000 युआन नहीं बचा लिए नौकरी स्थानांतरण अनुष्ठान करने के लिए आवश्यक राशि, क्योंकि वह जानता है कि यह मजबूत बनने का एकमात्र तरीका है। उसका अंतिम लक्ष्य इस खतरनाक दुनिया में खुद की रक्षा करना और उन लोगों की रक्षा करना है जिनकी वह विशेष रूप से परवाह करता है। चूंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, यह नौकरी स्थानांतरण अनुष्ठान का दिन है। जब वह अनुष्ठान स्थल पर पहुंचता है तो कुछ छात्र उसकी उपस्थिति पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं। उसकी प्रसिद्ध गरीबी के कारण आश्चर्य करते हैं कि वह खर्चों को वहन करने में कैसे कामयाब रहा। यिन अपने शिक्षक सुश्री वांग को जवाब देता है कि उसे नौकरी स्थानांतरण ऋण लेना पड़ा, जिससे वह आश्चर्यचकित हो जाती है। कुछ छात्र उस पर दया करने लगते हैं, ये सोचकर कि अगर वह एक बेकार व्यक्ति के साथ समाप्त होता है नौकरी, वह अपना पूरा जीवन सिर्फ उस कर्ज को चुकाने के लिए काम करेगा। लेकिन सुश्री वोंग उसका समर्थन करती है और उसे पूरी ताकत से अनुष्ठान में प्रवेश करने और भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। छात्र रहस्यमय प्रकाश और शक्तिशाली ऊर्जा को विकीर्ण करने वाली एक विशाल मूर्ति के सामने इकट्ठा होते हैं, जबकि अनुष्ठान ओवसीय छात्रों को एक एक करके बुलाता है। ओवसीय मुस्कुराता है क्योंकि वह अगले छात्र को आगे आने के लिए कहता है। हालांकि कुछ छात्र सहायक प्रकार की नौकरी मिलने पर चिंता व्यक्त करते हैं। उन्हें अपने भविष्य की चिंता होती है यदि उन्हें अच्छी लड़ाकू भूमिका नहीं मिलती है। गाओ दो नामक एक छात्र मूर्ति के पास जाता है और ओवसीय उसे मूर्ति को छूने और आराम करने का निर्देश देता है। जब दो को सहायक प्रकार की ये रैंक की नौकरी पोल्ट्री ब्रीडर के रूप में दी जाती है तो छात्र निराश हो जाते हैं और उन्हें उस पर दया आती है। ओवसीय उसे आश्वस्त करता है कि कोई बेकार नौकरी नहीं होती, केवल बेकार होती है। तभी जो निनी नाम की एक खूबसूरत लड़की को भाग लेने के लिए बुलाया गया, छात्र उत्साहित हो गए और उत्साहपूर्वक उसका उत्साहवर्धन करने लगे। उसे अद्भुत बताया। गाओ दो ने अपनी नौकरी के स्थानांतरण की रस्म पूरी करने के बाद जो निनी की बारी थी, वह आत्मविश्वास से निर्देशक के सामने खड़ी हो गई, जिसने उसे शुभकामनाएं दी। उसने विनम्रता से उनका धन्यवाद किया। नेने ने चमकती हुई मूर्ति की ओर अपना हाथ बढ़ाया और ऊर्जा राजसी ढंग से बहने लगी। नारंगी और लाल लपटों की एक विशाल लहर तेजी से उसके चारों ओर घूमी, जो एक शक्तिशाली बल के उद्भव का संकेत दे रही थी। निर्देशक पूरी तरह से हैरान था। उसने आश्चर्य से कहा कि निनी एक एसएसएस रैंक की अग्नि चुड़ैल बन गई थी। उसने गर्व और खुशी व्यक्त की कि चिंग अकादमी आखिरकार इस परिणाम के लिए अपना सिर ऊंचा रख सकती है। छात्र यह विश्वास करने में असमर्थ थे कि निनी, जिसे उन्होंने सिर्फ एक लड़की के रूप में देखा था, वह एक लड़की बन गई है। सुंदर लड़की को प्रसिद्ध एसएसएस रैंक प्राप्त हुई थी। उनमें से कुछ को निराशा महसूस हुई, यह महसूस करते हुए कि वह अब उनसे बहुत आगे निकल गई है। एलेन चुपचाप देख रही थी, एक एसएसएस रैंक के अग्नि जादूगर की शक्ति पर विचार कर रही थी,
जो एक पूरी सेना को टक्कर दे सकता था। यह सोचकर कि निनी अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली थी, निर्देशक ने निनी को उसकी महान उपलब्धि पर बधाई दी और निनी के बाद उसकी नई स्थिति के अनुरूप एक विशेष प्रशिक्षण योजना तैयार करने का वादा किया। नौकरी के स्थानांतरण की रस्म से गुजरने की बारी येन की थी। जब वह अपने सहपाठियों के बीच आगे बढ़ रहा था, जो उसकी वित्तीय स्थिति और इस रस्म को वहन करने के लिए गए ऋण के बारे में मजाक उड़ा रहे थे, वह दृढ़ और आश्वस्त रहा। जबकि नेने उसके पास से गुजरी, एलेन ने मन ही मन निर्णय लिया कि वह उसकी कहानी में महज एक सहायक पात्र नहीं बनेगा। एलेन मूर्ति के सामने दृढ़ता से खड़ा रहा और खुद को आश्वस्त किया कि यह लंबे समय से प्रतीक्षित क्षण उसका था। अपनी किस्मत बदलने का मौका उसने अपना हाथ चमकती हुई मूर्ति पर रखा। उसकी दृढ़ निश्चयी आंखें उसकी इस जागरूकता को दर्शा रही थीं कि उसका पूरा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि अब क्या होगा। अचानक बर्फ की ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट हुआ जिसने पूरे स्थान को हिला दिया। क्षेत्र उसके शरीर से निकलने वाली एक विशाल बर्फीली शक्ति के साथ फट गया जिसने सभी को चौंका दिया। इन तूफान के केंद्र में खड़ा था। ऊर्जा ने उसे राजसी रूप से घेर लिया और भयानक प्रदर्शन से हर कोई दंग रह गया, ये सोचकर कि क्या इन जिस गरीब छात्र को अनुष्ठान के लिए ऋण लेना पड़ा था, उसे भी एसएसएस रैंक मिली थी। निर्देशक यिन के चारों ओर बर्फ देखकर सदमे में आ गया और अविश्वास में पूछा कि इसका क्या मतलब हो सकता है। निर्देशक ने तब घोषणा की कि यिन को एसएसएस रैंक का लड़ाकू वर्ग मिला था, लेकिन यह निषिद्ध शापों का एक बहुत ही दुर्लभ और विशेष प्रकार का स्वामी था, जिसने सभी को और भी अधिक चौंका दिया। निर्देशक स्वयं इस खतरनाक और दुर्लभ वर्गीकरण से अचंभित थे और उन्होंने इस बात पर बहुत आश्चर्य व्यक्त किया कि यिन एक एसएसएस रैंक निषिद्ध शापों का स्वामी बन गया था। छात्रों ने उनका कठोरता से मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और कहा कि निषिद्ध शापों के स्वामी आमतौर पर युवावस्था में ही मर जाते हैं और यह वर्ग अत्यधिक दर पर जीवन शक्ति का उपभोग करता है। यहां तक कि नेने भी येलेन के भाग्य के लिए निराश महसूस कर रहे थे। यह अविश्वसनीय रूप से दुखद था। एलेन के विचार गहरे हो गए जब उसने सुना कि उसके सहपाठी उसका उपहास कर रहे थे कि उसे जो नौकरी मिली थी उसके कारण वह असफल हो जाएगा और उसे जल्दी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। वह चुप रहा और निराश हो गया। उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा था। निर्देशक ने उसके पास आकर कहा कि एक लंबे लक्ष्यहीन जीवन की तुलना में एक छोटा सार्थक जीवन जीना बेहतर है। उसकी आत्माओं को ऊपर उठाने का प्रयास करते हुए यिन ने निर्देशक के प्रति आभार महसूस किया, शब्दों में कहा और उससे कहा कि वह भी एक शानदार जीवन जीना चाहता है और अकादमी को सम्मान दिलाना चाहता है। इससे निदेशक प्रसन्न हुए और उन्होंने जोग निनी के साथ साथ उसे एक विशेष प्रशिक्षण योजना का वादा किया। येलेन ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए अपने सहपाठियों की अपनी असली ताकत की अज्ञानता का मजाक उड़ाया। उसकी पुनर्जन्म की क्षमता और समय से पहले मृत्यु से बचने की क्षमता जो आमतौर पर अन्य अभिशाप मास्टर्स को होती है। नौकरी हस्तांतरण समारोह समाप्त हो गया और छात्र छात्रावासों की ओर जाने लगे। जबकि येलेन थका हुआ महसूस कर रहा था और उसने आराम करने के लिए घर जाने का फैसला किया, उसने अचानक किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। यिन ने आश्चर्य से मुड़कर देखा कि उसे पुकारने वाला जो निनी था। निनी उसके पास आई और उससे कहा कि वह उसके साथ एक टीम बनाना चाहती है, व्यंग्यात्मक रूप से ये देखते हुए कि निषिद्ध शापों का स्वामी जितना अधिक लड़ता है, जितनी जल्दी वे मर जाते हैं, और वह इतनी जल्दी एक सहपाठी को अलविदा नहीं कहना चाहती थी। लेकिन यिन ने उसकी चिंता के लिए उसे धन्यवाद देते हुए विनम्रता से उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि वह उसकी टीम में शामिल होने में दिलचस्पी नहीं रखता है। नेने को उसके जवाब से चिढ़ हुई और उसने उस पर बहुत जिद्दी होने और इसके कारण मौत की ओर बढ़ने का आरोप लगाया। लेकिन येलेन ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में उसे पीछे छोड़कर चली गई। जब येलेन ने अपना गुस्सा व्यक्त किया, सहपाठी वह अकेले ही इस दिन के आसपास की विचित्रता के बारे में सोचता हुआ चला गया। लेकिन जल्द ही उसने स्वयं को छात्रों के एक समूह से सामना करते हुए पाया, जिन्होंने उसे रोक लिया और एसएसएस रैंक के रूप में उसके नए शीर्षक का उपहास उड़ाया। शापमास्टर यिन ने झुंझलाहट में आह भरी और उनसे अपने रास्ते से हटने के लिए कहा, क्योंकि वह बस घर जाना चाहता था। छात्रों ने उसे अकेला नहीं छोड़ा, इसके बजाय वे उसे परेशान करते रहे और उसके छोटे से घर का मजाक उड़ाते रहे और उसे जीसी कॉर्पोरेशन में एक निम्न स्तर की नौकरी की पेशकश इस शर्त पर की कि वह उनके अधीन रहेगा। वे उसका ये कहकर उपहास करते रहे कि एक बार वह उनके लिए काम करके कुछ पैसे कमा ले तो वह अपने मृतक अनाथालय के परिवार के लिए कुछ धूप बत्ती खरीद सकता है, जिससे वह और भी क्रोधित हो गया। अनाथालय में उसका पालन पोषण करने वाले परिवार का उपहास करने पर येन का क्रोध भड़क उठा और उसके अंदर दर्दनाक कड़वी यादें उमड़ने लगीं। उसकी आंखें तीखे तीव्र क्रोध से फैल गईं और एक भयावह आभा ने उसे घेर लिया। जबकि छात्र सदमे में खड़े थे, एलेन ने अपना हाथ ऊपर उठाया और छात्रों पर अपनी शक्ति को मुक्त करने के लिए तैयार था, जो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वे क्या देख रहे थे और इसे पागलपन और आत्महत्या का प्रयास कहा। एलेन क्रोध में चिल्लाया और उन पर बल के साथ हमला किया और मांग की कि वे उसके मृत परिवार का फिर कभी जिक्र न करें। उसके अभिशाप मंत्र ने क्षेत्र को प्रभावित किया।
जबरदस्त शक्ति के साथ छात्रों को पीछे हटने के लिए मजबूर करते हुए वे सदमे और भय से जमीन पर गिर गए और गुस्से से सोचने लगे कि क्या यैन वास्तव में उनके खिलाफ इस तरह के खतरनाक निषिद्ध अभिशाप का उपयोग करने के लिए पागल हो गया है। एलेन ने उन्हें शांति से चुनौती दी कि अगर वे कर सकते हैं तो उस पर हमला करें, लेकिन भयभीत छात्रों ने यह चिल्लाते हुए भागने का विकल्प चुना कि वह पूरी तरह से पागल है और उसकी मृत्यु की इच्छा है। यैन को अपने विरोधियों की कमजोरी से निराशा हुई। एक ही वार के बाद वे भाग रहे थे और उन्हें काय कह रहे थे, फिर भी मंत्र का प्रयोग करने से उसकी आंतों में भयंकर दर्द होने लगा और उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर उस रात से ही पीड़ित था। जुगनिनी एक इमारत की छत से उसे देख रही थी और यैन के बारे में सोच रही थी और उसे इस तरह के तुच्छ टकराव पर अपना जीवन बर्बाद करने के लिए मूर्ख कह रही थी और पुष्टि कर रही थी कि वह उसके साथ खड़े होने के योग्य नहीं था। इस बीच शहर रात के सन्नाटे में था। हवा में एक शांति भर गई थी। यिन अंततः अपने छोटे से घर में पहुंचा और एक लंबे और थकाऊ दिन के बाद आराम करने के लिए बैठ गया। अपना बैग एक तरफ रखते हुए उसने शापित मंत्रों और उनके प्रभावों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, इस चिंता के साथ कि क्या सबसे शक्तिशाली बिजली के हमले को बुलाने के लिए हृदय जैसे महत्वपूर्ण अंग की बलि देना उसे तुरंत मार देगा। वह जल्द ही पीड़ित होने लगा। अपनी शक्ति का उपयोग करने से गंभीर दुष्प्रभाव, चक्कर आना और अत्यधिक थकान महसूस होना। थकावट के कारण उसकी चेतना फीकी पड़ने लगी और उसे अन्यत्र नींद आने लगी। यिन द्वारा हमला किए गए छात्रों में से एक ने अपने पिता के कार्यालय में चिल्लाकर बदला लेने की मांग की और कहा कि किसी को यिन को मारने के लिए भेजा जाए, लेकिन पिता शांत रहे और अपने बेटे को समझाया कि एसएसएस रैंक वाले शार्पमास्टर को मारना बहुत बड़ी बात थी। अपने परिवार के लिए एक जोखिम, खासकर क्योंकि इन भावनात्मक रूप से अस्थिर और अप्रत्याशित था। तब पिता ने अपने बेटे को परिवार की संपत्ति का उपयोग करने और यिन की कमजोरी और गरीबी का फायदा उठाने की सलाह दी। अगले दिन छात्र एक बार फिर किंग अकादमी में लौट आए। यिन ने अन्य छात्रों की उत्सुक निगाहों के बीच नींद महसूस करते हुए अकादमी में प्रवेश किया, जो उसकी शक्ति के बारे में फुसफुसा रहे थे और कैसे उसने कल गिलिंग यू को संभाला था। यिन को तब आश्चर्य हुआ जब गिलिंग यू स्वयं मुस्कुराते हुए उसके पास आया। उसके हाथ में नाश्ता था और उसने उसे गर्मजोशी से पेश किया। पहले तो येलिन को संदेह हुआ कि वह कल की लड़ाई हारने के कारण उसे जहर देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लिंगू ने ईमानदारी से उसे आश्वस्त किया कि वह आभारी है कि यिन ने उसे जगाया और उसे एहसास दिलाया कि उसका जीवन कितना खाली और निरर्थक था। येलिन चलता रहा जबकि लिंगू ने अपना आभार व्यक्त करने पर जोर दिया, ये कहते हुए कि येलिन का प्रहार वज्रपात की तरह था जिसने उसे उसकी मूर्छा से जगा दिया। अंततः लिंगू अचानक येलिन के सामने घुटने टेक दिया और सच्चे मन से उससे उसका छोटा भाई बनने को कहा। येलिन के लिंग यू के बड़े भाई बनने के अनुरोध से आश्चर्यचकित होने के बाद उसने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि उसने कल जो प्रहार किया था उससे उसके सिर पर बहुत जोर से चोट लगी होगी, लेकिन लिंग यू ने गंभीरता और ईमानदारी से जोर देकर कहा कि उस प्रहार के बाद वह खुद पर गहराई से विचार किया और अब वास्तव में एक बेहतर व्यक्ति बनना चाहता है। वह यिन को एक महान रोल मॉडल के रूप में देखता है। यिन ने उस पल का फायदा उठाया और मजाक में उससे पूछा कि अगर वह उसका भाई बनना चाहता है तो उसे ट्यूशन फीस का भुगतान करना होगा। लिंगू तुरंत सहमत हो गया और उसका खाता नंबर मांगा। जब येलिन ने उसे नंबर दिया और पहले सेमेस्टर की ट्यूशन के रूप में 2 मिलियन यूएन की मांग की, लिंगू आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने कोई आपत्ति नहीं की और सभी सहमत हो गए। हालांकि वे थोड़े घबराए हुए थे और स्टेडियम में परीक्षण स्थल की ओर बढ़ गए, जहां पर्यवेक्षक ने घोषणा की कि शुरुआती लोगों के गुप्त क्षेत्र का द्वार खोल दिया गया है और सभी से प्रवेश करने के लिए तैयार होने का आग्रह किया। द्वार रहस्यमय और प्रभावशाली ढंग से घूमता हुआ दिखाई दिया और एक रहस्यमय नीली चमक उत्सर्जित करता हुआ दिखाई दिया। छात्र उत्साह के साथ पंक्तिबद्ध होकर प्रवेश करने से पहले विजय के जयकारे लगाने लगे। गेट और येलिन उनके बीच में खड़ी थी, दूसरी तरफ जॉइन थे। विभिन्न शिक्षकों ने छात्रों को देखा। उन्होंने 2 एसएसएस रैंक के छात्रों येलिन और निनी की उपस्थिति देखी, जिसने कुछ को प्रभावित किया और दूसरों में ईर्ष्या पैदा की। प्रधानाध्यापक ने दूसरों को भड़काने की कोशिश की, उनकी शांत चुप्पी का मजाक उड़ाया। उन्होंने जवाब दिया कि वे बातचीत से ज्यादा कार्रवाई करना पसंद करते हैं और क्षेत्र छोड़ दिया। छात्रों ने प्रवेश करना शुरू कर दिया। गुप्त क्षेत्र के द्वार की ओर हवा में तेजी से उड़ते हुए रास्ते में निनी ने येलिन से उसके साथ टीम बनाने का अनुरोध दोहराया, लेकिन उसने फिर से शांति से मना कर दिया। निनी उसकी अस्वीकृति से नाराज हो गई और उसे अभिमानी कहा और कहा कि अगर वह मरने पर जोर देता है तो वह उसे नहीं रोकेगी। युवा येलिन पूरी ताकत के साथ द्वार की ओर भागा। जैसे ही वह गुप्त क्षेत्र में दाखिल हुआ, वह रोमांच शुरू करने के लिए उत्साहित था। वह बिजली की गति से आकाश से घने जंगल में उतरा। जब वह उतरा, उसने देखा कि वह अकेला था और आश्चर्य हुआ कि क्या टेलीपोर्टेशन यादृच्छिक था। अचानक एक क्रूर बाघ उसके सामने भयंकर दहाड़ते हुए प्रकट हुआ, लेकिन यिन ने उसका मजाक उड़ाया और उसे एक छोटी बिल्ली का बच्चा कहा। उसने अपने नए निषिद्ध मंत्र का उपयोग करने का फैसला किया, इसे अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए एक सही मौका के रूप में देखा। उसने एक विनाशकारी मंत्र डाला जिसने तुरंत उसे हरा दिया।
जानवर ने उसे 10 अनुभव अंक अर्जित किए। येलेन आश्चर्यचकित था कि उसने कितने कम अनुभव अंक प्राप्त किए। विशेष रूप से उस शक्तिशाली मंत्र ने उसके शरीर को जो नुकसान पहुंचाया था, उसे देखते हुए उसने महसूस किया कि उसे एक बार फिर से ऊपर जाने के लिए कम से कम 100 राक्षसों को मारना होगा। जल्द ही राक्षसों के एक बड़े समूह ने उस पर एक साथ हमला किया और उसने महसूस किया कि यह बहुत सारा अनुभव हासिल करने का एक शानदार अवसर था। वह जल्दी से वापस कूद गया और तैयार हो गया। इस समूह से बड़े अनुभव को बढ़ावा मिलने की उम्मीद करते हुए एलेन ने युद्ध की मुद्रा लेते हुए और अपने निषिद्ध मंत्र को फिर से प्रकट करने की तैयारी करते हुए आक्रमण करने वाले राक्षसों के बड़े समूह का सामना किया। उसने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि वह विनाश के नए सीखे गए अभिशाप का उपयोग तीव्रता से ध्यान केंद्रित करते हुए करेगा। फिर उसने निषिद्ध अभिशाप विनाश विस्फोट का उपयोग करते हुए अपार शक्ति के साथ क्षेत्र को नष्ट कर दिया, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई जिसने सब कुछ मिटा दिया। आसपास के सभी राक्षसों को हराकर येलेन अपने नए मंत्र की शक्ति से चकित था, जो आसानी से राक्षसों को नष्ट कर सकता था। उसने टिप्पणी की कि यह उच्च स्तर के जानवरों को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। उसने तीव्र उत्साह के साथ लड़ाई जारी रखी और महान कौशल और बिजली की गति से अधिक राक्षसों को मार डाला। थोड़ी देर बाद एलेन ने देखा कि इस तरह के शक्तिशाली मंत्र का उपयोग करने के गंभीर परिणाम थे। इससे उसका शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगा और उसने निर्णय लिया कि यदि वह अपनी पुनर्योजी क्षमता को दूसरों के सामने उजागर होने से बचाना चाहता है तो वह 1 मिनट से अधिक समय तक मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकता, भले ही उसे भारी शारीरिक कष्ट उठाना पड़ रहा हो। येलेन ने अपने जीवन के खतरे की अनदेखी करते हुए बहादुरी से लड़ाई जारी रखने का निर्णय लिया। उसने दृढ़ निश्चय के साथ चिल्लाते हुए कहा कि वह शक्ति के लिए और अधिक बलिदान देने के लिए तैयार है। वह आगे बढ़ा और बड़ी ताकत से लड़ाई जारी रखी। साहस, जबकि खतरा चारों ओर से घेर रहा था। सब कुछ बलिदान करने के लिए अपनी पूरी तत्परता के साथ चिल्लाते हुए एलेन ने एक अत्यंत शक्तिशाली निषिद्ध मंत्र का प्रयोग करते हुए अपनी लड़ाई जारी रखी, जिसे सर्वनाशकारी अग्नि कहा जाता है। तीव्र ऊर्जा प्रतीकों के चमकते हुए घेरे उसके चारों ओर प्रकट हुए। जैसे ही वह अपना सबसे शक्तिशाली हमला करने के लिए तैयार हुआ, मंत्र ने विनाशकारी बल के साथ विस्फोट किया, अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर दिया और एक भयानक वातावरण बनाया। धधकती नीली लपटों का दृश्य। इस मंत्र की बदौलत येलेन राक्षसों के एक विशाल समूह का सफाया करने और बड़ी मात्रा में अनुभव अंक अर्जित करने में कामयाब रही। उसने विभिन्न स्तरों के प्राणियों को हराया, जैसे कि एक स्तर 3 ग्रेवुल्फ, एक स्तर 2 हत्यारा मधुमक्खी, एक स्तर 5 2 सिर वाला सांप, एक स्तर 6 बख्तरबंद बिच्छू और एक स्तर 6 सेंटौर जानवर। इस अविश्वसनीय परिणाम की वजह से येलेन तुरंत स्तर तक पहुंच गई। 3 और अधिक शक्तिशाली हो गया। उसने एक नया निषिद्ध मंत्र भी सीखा जिसे नरक की आग कहा जाता है, जो आकाश को जला देती है, जिसने उसे बहुत गर्व और खुशी से भर दिया। पास में ही जॉइन ने जंगल में भयानक दृश्य और व्यापक विनाश देखा, जहां राक्षसों को एक रहस्यमयी शक्ति द्वारा राख में बदल दिया गया था, जिससे वह स्तब्ध रह गई और सवाल करने लगी कि यहाँ क्या हुआ था। वह झुलसे हुए अवशेषों के पास गई और निशानों को पहचान लिया। नरक की आग के रूप में जानी जाने वाली रहस्यमय लपटों ने उसके आश्चर्य और जिज्ञासा को बढ़ा दिया कि ऐसी दुर्लभ शक्ति का उपयोग कौन कर सकता है। निनी को आश्चर्य हुआ कि उसके अलावा कोई और कैसे चिंकिंग अकादमी के भीतर अग्नि तत्व का उपयोग कर सकता है, खासकर जब से उसने महसूस किया कि आग का उतार चढ़ाव अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। उसने तब यह पता लगाने का फैसला किया कि इस छिपी हुई शक्ति का मालिक कौन है, खासकर जब से वह निश्चित थी कि उपयोगकर्ता वह मानव था और संभावित रूप से उतना ही शक्तिशाली था। इस बीच येलेन शांति से आराम कर रहा था और 3 आंखों वाले राक्षस सुअर का मांस भून रहा था। वह इसके स्वादिष्ट स्वाद का पूरा आनंद ले रहा था ताकि युद्ध के दौरान खोई हुई ऊर्जा को फिर से प्राप्त कर सके। खाने और पेट भरा होने के बाद येलेन ने अधिक राक्षसों का शिकार करने के लिए अधिक दूर के क्षेत्र में जाने का फैसला किया। अचानक जॉइन उस स्थान पर प्रकट हुआ और पेड़ों के बीच से येलेन को पुकारा। अपने अचानक प्रकट होने से उसे चौंकाते और आश्चर्यचकित करते हुए वह उसके पास गई और पूछा कि वह इस समय यहाँ अकेले क्यों है। येलेन को निनी से मिलने में असहजता महसूस हुई और उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी शक्ति के बारे में सच्चाई को उजागर न करने के लिए सावधान रहना होगा। उसने सच्चाई को छिपाने की कोशिश की और स्पष्ट रूप से उत्तर दिया कि वह बस खाने के लिए कुछ भून रहा था, लेकिन उसने उसे फिर से डांटा कि उसने उसकी सलाह का पालन नहीं किया, जो कि निषिद्ध अभिशाप था। स्वामी को अकेले नहीं लड़ना चाहिए। फिर उसने उसे ये कहकर आश्चर्यचकित कर दिया कि अब उसके लिए उसका अनुसरण करना या उसके साथ शामिल होना बहुत देर हो चुकी थी। उसे उसके तर्क और सोचने के तरीके से भ्रमित कर दिया। निनी ने अचानक विषय बदल दिया और पूछा कि क्या उसने किसी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति को आग का उपयोग करते हुए और नरक की आग को नियंत्रित करते हुए देखा है। यिन ने उसके संदेह को दूर करने की कोशिश करते हुए उत्तर दिया कि उसने एक बहुत ही सुंदर लड़के को दूसरी दिशा में जाते देखा है। निनी निराश महसूस किया और येन को दोषी ठहराया, यह मानते हुए कि वह कारण था कि वह नरक की शक्ति के धारक को पकड़ने में विफल रही। अचानक उसने अपने ऊपर एक अजीब हलचल महसूस की और एक विशाल स्तर 8 जानवर, जिसे ड्रैगन खून वाला विशाल जानवर कहा जाता है,
बल और क्रूरता के साथ उस पर हमला करता हुआ दिखाई दिया। नेने राक्षस के आश्चर्यजनक हमले से जल्दी से पीछे हट गई। यहाँ ऐसे शक्तिशाली प्राणी की उपस्थिति से भयभीत हो गई और उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह इस लड़ाई में उसका कोई मुकाबला नहीं थी। उसने गुस्से में यिन के बारे में सोचा कि वह भाग गया है और उसे खतरे का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया है। उसने फायरबॉल स्टॉर्म मंत्र का उपयोग करके खुद का बचाव करने की कोशिश की और बड़ी ताकत के साथ जानवर पर आग के गोले बरसाए, लेकिन जानवर अविश्वसनीय रूप से मजबूत था और उसने एक क्रूर जवाबी हमला किया जिसने उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। फिर भी नेने ने बहादुरी से फैसला किया, अंत तक लड़ो, अपनी सबसे शक्तिशाली अग्नि क्षमताओं को प्रकट करने के लिए तैयार हो जाओ। उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने अंतिम प्रयास में अपनी अग्निशक्ति की एक विशाल लहर छोड़ी। उस पर हमला करने वाले घातक जानवर से निनी ने पूरी ताकत से अपना हमला जारी रखा, एक बड़े पैमाने पर अग्नि हमला किया, लेकिन शक्तिशाली जानवर ने आसानी से उसे रोक दिया और मंत्र की शक्ति निनी पर वापस लौट आई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। विजयी विशालकाय जानवर उसे देखता रहा जब वह थक कर जमीन पर गिर पड़ी। कमजोर नेने निराश और असहाय महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि वह कितनी घमंडी थी कि वह अकेले ही 8वें स्तर के राक्षस का सामना कर सकती थी। अचानक उसकी निराशा के क्षण में एक रहस्यमय आकृति प्रकट हुई और उसने निषिद्ध नरक की आग का जादू छोड़ दिया। इसकी शक्तिशाली और विनाशकारी लपटों ने जानवर को पूरी तरह से निगल लिया। निनी सदमे में देखती रही। निषिद्ध आग शायद जल्दी से एहसास करती है कि विशालकाय जानवर तुरंत नष्ट हो गया था। उसने उस व्यक्ति को देखा जिसने उसे बचाया था और उससे अपनी पहचान प्रकट करने के लिए कहा ताकि वह उसे अपने जीवन को बचाने के लिए धन्यवाद दे सके। एक नकाबपोश अजनबी उसके सामने प्रकट हुआ, खुद को लिंग यी के रूप में पेश किया और समझाया कि उसके नाम का मतलब सुबह और रात है। नेने को अपने उद्धारकर्ता की असली पहचान के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई और उससे पूछा कि वह कौन सी अकादमी है। वह उसका था, इसलिए वह उसे ठीक से धन्यवाद दे सकती थी, लेकिन लिंग यी आंतरिक रूप से परेशान और धन्यवाद प्राप्त करने में उदासीन लग रही थी। उसने केवल यह जवाब दिया कि उसकी मदद मामूली थी और उल्लेख करने लायक नहीं थी। नेने ने उसका पीछा करने की कोशिश की और उसे इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन उसने उसे सलाह दी कि वह उसके पीछे न आए क्योंकि आगे और अधिक मजबूत राक्षस हैं। उसने ये भी बताया कि उसे शायद पहले अपने फटे कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेने को लगा ये जानकर वह बहुत शर्मिंदा और घबरा गई कि उसके कपड़े खराब हो गए हैं और वह अपमान के साथ जमीन पर गिर पड़ी। फिर भी उसने दृढ़ निश्चय के साथ चिल्लाया कि वह एक दिन उसे पकड़ लेगी और गर्व से दूर से उसके बगल में खड़ी होगी। यह वास्तव में वायलिन था जिसने उसे बचाया था। वह इस बात से प्रसन्न थी कि उसकी नकली पहचान ने निनी को उसकी शक्ति के बारे में सच्चाई से विचलित कर दिया था। उसने निर्णय लिया कि उसे जल्दी से ऊपर उठने की जरूरत है। अधिक समय बर्बाद किए बिना अचानक उसके सामने एक नया निषिद्ध अभिशाप कौशल प्रकट हुआ, जिसके लिए एक घातक हमले को निष्प्रभावी करने के लिए अपने जीवनकाल के 2.5 वर्ष का बलिदान देना पड़ा। येलिन को लगा कि यह उसकी अद्वितीय क्षमताओं के लिए एकदम सही था। उसने महसूस किया कि वह इस कौशल का उपयोग मृत्यु के भय के बिना कर सकता है, जिसका अर्थ था कि अब वह बिना किसी चिंता के कोई भी अभिशाप दे सकता था, जिसके लिए उसके दिल या सिर का बलिदान करना पड़ता था। यह विचार रोमांचित कर गया। वह उन संभावनाओं के बारे में उत्साहित हो गया जो इसने खोली थी। इन अब बिना किसी प्रतिबंध के स्तर 5 राक्षसों को लेने में सक्षम महसूस कर रहा था और शक्ति में तेजी से आगे बढ़ने के लिए उत्सुक था। शुरुआती गुप्त क्षेत्र परीक्षा के तीसरे और अंतिम दिन अकादमी के प्रमुख अवलोकन क्षेत्र में एकत्र हुए और छात्रों के प्रदर्शन और स्तरों पर चर्चा और टिप्पणी की निदेशक सू ने अपने पुराने सहयोगियों का स्वागत किया, जिन्होंने 2 एसएसएस रैंक वाले छात्रों को लेकर अपने गर्व का मजाक उड़ाया। निर्देशक सू ने दृढ़ता से कहा कि उन्हें अपने छात्रों पर पूरा भरोसा है कि वे उहाई अकादमी के एक छात्र द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। उसी समय उनकी बातचीत को एक अन्य आवाज ने बाधित किया जो निर्देशक के स्वाद की प्रशंसा कर रही थी, क्योंकि जुग चियानकिंग नामक एक अच्छी तरह से तैयार आदमी समूह में शामिल हो गया था। वह चिंगकिंग में शीर्ष ज्योतिषी था। सिटी में अध्ययनरत और विशेष रूप से अपनी बेटी निनी को देखने आए थे। उन्होंने निर्देशक सू से विनम्रता से पूछा कि क्या नेने ने हाल ही में कोई परेशानी पैदा की है, लेकिन निर्देशक ने उन्हें गर्व के साथ आश्वस्त किया कि नेने एक आदर्श छात्रा है और अकादमी के लिए गर्व का स्रोत है। अचानक सभी ने देखा कि परीक्षा के निर्धारित समय से पहले पोर्टल से कोई निकल रहा है, जिससे वे आश्चर्यचकित और चिंतित हो गए। जो छात्रा जल्दी बाहर निकल गई थी वह स्वयं नेने थी। वह निदेशकों के पास गई, अपने प्रिंसिपल और पिता का अभिवादन किया और उन्होंने उससे पूछा कि वह क्यों बाहर आई है और उसका वर्तमान स्तर क्या है। निनी पोर्टल से बाहर आई और सभी को विश्वास के साथ घोषणा की कि वह पहले ही स्तर 12 पर पहुंच चुकी है और एसएसएस रैंक फायर विच के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि की। इस घोषणा से सभी लोग हैरान थे और आश्चर्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। निर्देशक के चेहरों पर यह विश्वास नहीं हो रहा था कि रिकॉर्ड इतनी जल्दी और आसानी से टूट गया था। उसके पिता उसके पास आए और उसे धीरे से डांटते हुए कहा कि अगर वो परीक्षा के अंत तक इंतजार करती तो वह स्तर 13 तक पहुंच सकती थी।
लेकिन नेने ने ऊब के साथ उत्तर दिया कि वह मजबूत राक्षसों की कमी और आंतरिक रूप से कम अनुभव बिंदुओं के कारण थक गई थी। हालांकि जल्दी छोड़ने का उसका असली कारण था उस रहस्यमय व्यक्ति को खोजने के लिए लिंग यी। इस बीच असली यिन अभी भी गुप्त क्षेत्र के अंदर था और अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के छींकने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बारे में बुरा बोल रहा था। यिन ने देखा कि स्तर 10 क्षेत्र के सभी राक्षस पूरी तरह से गायब हो गए थे और उसे एहसास हुआ कि वह उन्हें खत्म करने में हद से आगे निकल गया होगा। उसने एक नया निषिद्ध मंत्र का उपयोग करने का फैसला किया जो उसने अपनी गति को बढ़ाने के लिए सीखा था। तत्काल नृत्य, जिसके लिए उसे अपनी एक किडनी का बलिदान देना पड़ा ताकि उसकी गति 1 घंटे के लिए 10 गुना बढ़ जाए। येलिन ने अविश्वसनीय गति से जंगल में दौड़ना शुरू कर दिया। अपनी नई असाधारण चपलता से रोमांचित होकर उसने उत्साह से भरकर विशाल दूरी तय की। पेड़ों के बीच तीर की तरह गोली चलाता हुआ जल्द ही उसका सामना 3 मुंह वाले मेंटिस राक्षसों के एक समूह से हुआ और वह उत्सुकता से उनकी ओर बढ़ा, घोषणा करते हुए कि वह उन सभी को नीचे ले जाएगा। येलिन ने तैयारी की और अपने मूत्राशय का बलिदान देकर एक और शक्तिशाली निषिद्ध मंत्र डाला। मंत्र भयंकर ग्रे थंडर, जिसने तुरंत उसके सामने राक्षसों को मिटा दिया। कुछ समय बाद अन्य छात्र अत्यधिक थकावट की स्थिति में पोर्टल से बाहर निकलने लगे। थकान और भय के स्पष्ट संकेत दिखा रहे थे। निनी पोर्टल के प्रवेश द्वार के पास उत्सुकता से इंतजार कर रही थी कि लिंग यी ने क्यों नहीं किया। परीक्षा समाप्त होने से पहले केवल 5 मिनट शेष थे। अकादमी के निदेशकों ने परीक्षा परिणामों पर चर्चा शुरू कर दी और एसएसएस रैंक के दूसरे छात्र के बारे में पूछा, जो उल्टी गिनती के अंतिम मिनटों में वापस नहीं आया था। निनी को चिंता होने लगी कि वह पूरे समय प्रवेश द्वार पर इंतजार करने के बावजूद लिंग यी को देखने से चूक गई होगी। अचानक कोई पोर्टल से बाहर आया और निनी को लगा कि वह आखिरकार आ गई है। रहस्य में लिंग यी को देखकर वह उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन उसके आश्चर्य में वह व्यक्ति था जो प्रकट हुआ। वह यैन था, जो थोड़ा थका हुआ लग रहा था। उसका आश्चर्य स्पष्ट था और येलिन ने धीरे से पूछा कि क्या कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वह बस परीक्षा के अंत में लौट रहा था। येलिन को देखकर निनी क्रोधित हो गई। उसने उसे काय कहा और मांग की कि वह उससे दूर रहे। यिन उसकी अचानक प्रतिक्रिया से भ्रमित थी, आश्चर्यचकित थी। खुद से पूछ रही थी कि क्या वह बीमार है या किसी तरह की समस्या से जूझ रही है। अकादमी निदेशक येलिन के पास ये पूछने के लिए आया कि वह किस स्तर तक पहुंच गया है और येलिन ने विनम्रता से उसका अभिवादन किया और बताया कि वह 16 स्तर तक पहुंच गया है। हर कोई स्तब्ध और अविश्वास में था। जो उन्होंने अभी सुना था उसे स्वीकार करने में असमर्थ थे और सवाल करने लगे कि कोई शुरुआती परीक्षा में 16 स्तर तक कैसे पहुंच सकता है। लेकिन निदेशक ने गर्व से मुस्कुराया, येलिन के कंधे पर हाथ रखकर घोषणा की कि वह किंग चिंग अकादमी का गौरव है। निनी ने यह समझाने की कोशिश की कि निषिद्ध शापों के स्वामी के रूप में येलिन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में शामिल अत्यधिक जोखिमों के कारण शीघ्र ही स्तर पर पहुंच जाएगा। इस बीच अन्य लोगों ने यिन के जीवन के बारे में उपहासपूर्ण और दयनीय ढंग से बोलना शुरू कर दिया और कहा कि वह क्षणभंगुर के लिए खुद का बलिदान कर रहा है और युवावस्था में मरना तय है। महिमा निदेशकों में से एक ने यिन से संपर्क किया और ईमानदारी से पूछा कि क्या निदेशक सू ने अकादमी की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उन्हें इस तरह के जोखिम लेने के लिए मजबूर किया था। लेकिन निदेशक सू ने दृढ़ता से इनकार कर दिया और कहा कि वह अपने छात्रों के जीवन के साथ कभी जुआ नहीं खेलेंगे। येलिन ने शांति से और आत्मविश्वास से जवाब दिया और उन्हें आश्वस्त किया कि किसी ने उन्हें मजबूर नहीं किया था। यह पूरी तरह से उनका अपना निर्णय था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबी में जिया है और येलिन को नीची नजरों से देखा जाता था और यह उसके लिए खुद को साबित करने का मौका था। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि भले ही वह अपनी प्रसिद्धि के चरम पर जल गया हो, लेकिन मायने ये रखता था कि दुनिया को पता चले कि वह सफलता के लिए सक्षम है। जब येलिन ने आत्मविश्वास और दृढ़ता से अपनी महान महत्वाकांक्षाओं की घोषणा की, श्री जुग चियांकिंग ने उसकी प्रशंसा की और पुष्टि की कि वह इस परीक्षा में बिना किसी विवाद के सर्वोच्च स्तर का छात्र था। उन्होंने येलिन के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। ऊंचे लक्ष्य श्री जुज ने यिन के पास जाकर औपचारिक रूप से अपना परिचय जू निनी के पिता के रूप में दिया और भविष्य में यदि येलिन को कभी सहायता की आवश्यकता हुई तो वह उसे अपना सहयोग देने की पेशकश की। निनी ने अचानक बातचीत में हस्तक्षेप करते हुए क्रोधित होकर घोषणा की कि लिंग यी, जिस रहस्यमय व्यक्ति का वह इंतजार कर रही थी, वह ये लिन नहीं बल्कि सर्वोच्च स्तर का होगा। इससे उसके पिता की इस अज्ञात व्यक्ति के बारे में जिज्ञासा जागृत हुई। अन्य निर्देशक वे भी हैरान थे क्योंकि उनमें से किसी ने भी लिंग यी नाम के किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था। लेकिन ने अपने विश्वास पर अड़ी रही। यी लिन ने विनम्रता से छोड़ने का अनुरोध किया और निर्देशक सहमत हो गए। अकादमी के निदेशक ने उन्हें आगामी आधिकारिक परीक्षा की तैयारी के लिए 3 दिनों में भरपूर आराम करने के लिए कहा। येलिन के जाने के बाद परीक्षा की अवधि समाप्त हो गई और नेने को गहरी निराशा हुई कि उसने लिंग यी को पोर्टल से बाहर निकलते नहीं देखा था। यिन पर दोष मढ़ दिया। निन के पिता उसके पास आए और उसे शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वे उस पर विश्वास करते हैं। फिर पूछा कि क्या यही एकमात्र कारण था कि वह परीक्षा से जल्दी बाहर निकल गई थी। निनी ने दृढ़ता से उनसे कहा कि वह निश्चित थी कि लिंग यी येलिन से पूरी तरह से अलग थी।
लेकिन उसके पिता को यह अजीब लगा और आश्चर्य हुआ कि क्या वह दोनों को भ्रमित कर रही है। निनी ने दृढ़ता से इस विचार को खारिज कर दिया और जोर देकर कहा कि लिंग ही की कौशल यिन से कहीं बेहतर था और ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वे उस समय एक ही व्यक्ति थे। ये लिन घर पर आराम कर रहा था जब उसे अचानक फिर से छींक आई। उसे संदेह था कि निनी शायद उसके बारे में बुरी तरह से बात कर रही थी। वह चिढ़ गया और बड़बड़ाया कि निनी हमेशा उससे क्यों परेशान रहती थी। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि इस समय उसे कौन ढूंढ रहा हो सकता है। यिन ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक आदमी था जिसने खुद को चिंकिंग शहर के ब्रेन बूस्टर एलिक्सिर कंपनी के निदेशक श्री वांग के रूप में पेश किया। अयन ने पूछा कि वह क्यों आए थे और निदेशक वांग ने समझाया कि वह उन्हें कंपनी के उत्पाद के लिए एक प्रचार अवसर देने के लिए वहां आए थे। अब जब एलन परीक्षा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए प्रसिद्ध हो गए थे तो एक बहुत ही उदार इनाम के वादे के साथ जब येलन ने पूछा कि यह उदार इनाम कितना है, निर्देशक वोंग ने 3 उंगलियां उठाईं और कहा कि यह 3 मिलियन है। एलन बड़ी राशि से चौंक गई और निर्देशक वोंग ने अपने जादुई उत्पाद का एक संक्षिप्त विवरण दिया। दावा किया कि यह बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है और सेल पुनर्जनन को बढ़ाता है। एलन ने फैसला किया कि राशि जोखिम के लायक थी और उत्पाद को आजमाने के लिए सहमत हो गई। उसने तरल पी लिया और इसे पहले मीठा और सुखद लगा, लेकिन जल्द ही उसे चक्कर आने लगा और बेहोश हो गए। निर्देशक वांग ने तुरंत किसी को फोन किया और पुष्टि की कि योजना सफल हो गई थी। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि बैकअप योजनाएं तैयार की गई थी और दूसरे व्यक्ति को यिन को ले जाने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने यिन को दूर के अंधेरे स्थान पर ले जाया। वोंग ने पूछा कि उनके वरिष्ठ को इस विशेष छात्र में इतनी दिलचस्पी क्यों थी। उनके वरिष्ठ ने उन्हें सख्ती से उन मामलों से दूर रहने के लिए कहा जो उसे कोई चिंता नहीं थी और उसे चेतावनी देते हुए छोड़ने का आदेश दिया कि किसी भी हस्तक्षेप को मौके पर ही मार दिया जाएगा। रहस्यमय निर्देशक यिन के पास पहुंचा और उसकी जांच करना शुरू कर दिया। ये जानकर आश्चर्यचकित हो गया कि एलन ने पहले जो भी अंग बेचे थे वे सभी फिर से उगाए थे। इसे आश्चर्यजनक बताते हुए उसने खुशी से घोषणा की कि यिन के शरीर के साथ वह अंग पुनर्जनन के रहस्य को उजागर कर सकता है और धन और शक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन वह जल्द ही चौंक गया जब यिन अचानक जल्दी उठ गया और उसके सामने बड़े आत्मविश्वास के साथ बैठ गया, जिसने रहस्यमय निर्देशक को गहराई से चकित कर दिया क्योंकि दवा 6 घंटे के लिए एक हाथी को बेहोश करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। एलन शांति से बैठी थी। जाहिर तौर पर वह इस बात में अधिक रुचि रखती थी कि वे उसे कैसे ट्रैक करने और खोजने में कामयाब रहे। आदमी की धमकियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। रहस्यमय आदमी ने फिर अपनी शक्ति और पहचान प्रकट करने का फैसला किया। जियुग एक स्तर 20 लड़ाकू धमकी दे रहा है। येलिन को चुपचाप आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, अन्यथा वह अपने अंग खो देगा। येलिन को एहसास हुआ कि उसके पास बल के साथ कार्य करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसने बड़े पैमाने पर हंगामा करने से बचने के लिए अग्नि मंत्र का उपयोग नहीं करने का फैसला किया। इसके बजाय उसने एक अलग तकनीक का विकल्प चुना। उसने एक नया निषिद्ध मंत्र शुरू किया जिसे अनंत फ्रीज गेज कहा जाता है, जिसने उसकी एक आंख का बलिदान कर दिया, जिससे उसकी दृष्टि की रेखा में सब कुछ तुरंत जम गया। उसका प्रतिद्वंद्वी जियोज्ञान ये देखकर सदमे में था कि क्या हुआ। ये हो रहा था। बर्फ तेजी से चारों ओर फैलने लगी। जियोग आश्चर्य में चिल्लाया, ये समझने में असमर्थ कि क्या हो रहा था। जियोग ने बर्फ को तोड़ने के लिए अपने हथियार का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उसने जल्दी ही पाया कि वह इसे भेद नहीं सकता। जियोग को गहरा सदमा लगा, ये सोचकर कि कैसे यान जैसे स्तर 16 का कोई व्यक्ति इतनी आसानी से स्तर 20 के उस जैसे व्यक्ति पर हावी हो सकता है। उसे विश्वास था कि यह पूरी तरह से असंभव था। एलेन शांति से बैठ गए और जियोज्ञान से पूछा कि उनके अंग पुनर्जनन का रहस्य और कौन जानता है, लेकिन जियोज्ञान ने कसम खाई कि उसने कभी किसी को नहीं बताया। एलेन ने फिलहाल उन पर विश्वास करने का निर्णय लिया और कहा कि वह इसे जल्द ही समाप्त कर देंगे। उन्होंने पूरी ताकत से जियोज्ञान पर हमला किया और एक विनाशकारी मुक्का मारा, जबकि जियोज्ञान अविश्वास में जम गए और प्रतिक्रिया करने में असमर्थ रहे। एलेन के मौके ने जियोज्ञान को फंसाने वाली बर्फ को तोड़ दिया और उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। जियोज्ञान को खत्म करने के बाद एलेन ने पहले जो पिया था उससे अस्वस्थ महसूस करने की शिकायत की और फैसला किया कि वह उस पेय के प्रभावों को शुद्ध करने के लिए बाद में अपने पेट की बलि देगा। एलेन ने क्षेत्र के बाकी षड्यंत्रकारियों पर जल्दी से एक विनाशकारी हमला किया और उन्हें आसानी से मार डाला। उसने जीवित बचे हुए गुर्गों में से एक को पकड़ लिया और इस साजिश के पीछे नेता की पहचान जानने की मांग की। पहले तो वह व्यक्ति हिचकिचाया, लेकिन जब उसे मौत की धमकी का सामना करना पड़ा तो उसने तुरंत बात करने का फैसला किया। उसने खुलासा किया कि उनका मालिक किनेन था, जो चिंकिंग शहर में अंडरवर्ल्ड का राजा था। येलियन ने किन्सन का नाम पहचाना और उसे एहसास हुआ कि वह शहर के जाने माने परोपकारी लोगों में से एक था, जिससे भूमिगत काले बाजार में स्थिति और भी जटिल हो गई। खबर मिलने पर किन्सन को झटका लगा कि उसके एजेंट जियू के साथ सभी संपर्क खो गए थे। उसके एक आदमी ने उसे बताया कि जियू पूरी तरह से गायब हो गया था और वह जिस क्षेत्र में था उसे जला दिया गया था, संभवतः किसी ने युद्ध क्षमताओं का उपयोग करके।
किन्सन क्रोधित हो गया और उसने अपने आदमियों को बिना किसी देरी के तुरंत अपराधी को खोजने का आदेश दिया। अगले दिन यिनगी परिवार से संबंधित एक भव्य निवास पर पहुंचा, जहां उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। लिंग यू, जो पिछली घटनाओं के बाद एक वफादार अनुयायी बन गया था, लिंग यू ने शर्म से 2 मिलियन युआन का मुद्दा उठाया जो यिन ने पहले मांगा था, लेकिन यिन ने तुरंत उसे चुप करा दिया और धीरे से उनके बीच पैसे का उल्लेख करने के लिए उसे डांटा। लिंग यू ने यिन का स्वागत किया और उससे कहा कि अब से उसे इस जगह को अपना घर मानना चाहिए। लिंग यू ने खुद से सोचा कि उसके पिता सही थे जब उन्होंने कहा कि येलिन था एक सरल दिमाग वाला व्यक्ति जो एक ही समय में गरिमा के बारे में बहुत परवाह करता था। येलिन सोच रहा था कि किन्सन के आदमी गी परिवार की संपत्ति के अंदर उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। एन ने घर में प्रवेश किया और बड़ी संख्या में नौकरानियों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, जो उसे विनम्रता और सम्मान के साथ बधाई दे रही थीं, जिससे वह दंग रह गया। उसने नौकरानियों को देखा और खुद से सोचा कि जब किसी के पास धन होता है तो जीवन कितना अलग होता है। लिंग यू ने प्रस्ताव दिया। यिन ने एक नौकरानी को यिन का निजी नौकर नियुक्त करने के लिए कहा और यिन ने मजाक में प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन जल्द ही येलिन को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि वह केवल मजाक कर रहा था। हालांकि लिंग यू ने मजाक में जोर दिया कि उसे कुछ महत्वपूर्ण काम के लिए अपने कपड़े बदलने चाहिए। यिन ने उत्सुकता से पूछा कि महत्वपूर्ण मामला क्या था, लेकिन लिंग यू ने उसे गंतव्य पर पहुंचने तक इंतजार करने के लिए कहा। अंततः वे गंतव्य पर पहुंच गए। वार्षिक चिंगचोंग नीलामी, और लिंग यू ने उन्हें बताया कि यह वह भव्य स्थल था जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। चिंगकिंग शहर में वार्षिक नीलामी में पहुंचने पर लिंग यू ने येलियन से कहा कि वह बाद में उन्हें शहर के कुछ सबसे महत्वपूर्ण लोगों से मिलवाएगा, लेकिन येलियन ने भोजन से शुरुआत करना पसंद किया और लिंग यू से कहा कि वे अपने काम से काम रखें। लिंग यू ने आंतरिक रूप से व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। येलिन की सादगी और भोलापन, ये सोचकर कि उसके खराब पालन पोषण के कारण उसमें अभी भी अनुभव की कमी है, येलिन ने दिल खोलकर खाया, खासकर तब जब उसने पहले अपने पेट का त्याग किया था और अब उसे अधिक खाकर क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता थी। उसने अपने पीछे एक आवाज सुनी जो पूछ रही थी कि वह यहाँ क्यों है। जब उसने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि निनी और उसकी दोस्त लियू यानी वहां खड़ी थीं। लियू यानी ने निनी से पूछा कि येलिन कौन थी। यिन को यह देखकर गुस्सा आया। निने फिर से अपने आप से आश्चर्यचकित था कि यह मूर्ख महिला हर समय उसके सामने क्यों आती रहती थी। नेने ने अपनी सहेली को अप्रसन्नता के साथ उत्तर दिया कि यिन सिर्फ एक काय थी जो गुप्त क्षेत्र में राक्षस से भाग गई थी। उसने उसे फिर से देखकर अपनी हताशा व्यक्त की। यिन अंदर ही अंदर मुस्कुराई और सोचने लगी कि नेने का चेहरा कैसा दिखेगा यदि उसे पता चले कि वह वास्तव में लिंग यी है, वही व्यक्ति जिसे उसने देखा था। सभी ने प्रशंसा की। जल्द ही लिंग यू दोस्तों के एक समूह के साथ आया और गर्व से उन्हें यिन से मिलवाया और उसे अपने वरिष्ठ के रूप में पेश किया। समूह इस बात से आश्चर्यचकित था और कुछ ने मजाकिया अंदाज में टिप्पणी की कि लिंग यू को ही प्रभारी होना चाहिए, लेकिन लिंग यू ने दृढ़ता से जवाब दिया कि यान कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और उसका स्तर अब बहुत ऊंचा था। हर कोई यह जानकर दंग रह गया कि इन शुरुआती स्तर में 16वें स्तर पर पहुंच गया था। गुप्त क्षेत्र के लोग उसके स्तर और उनके अपने मामूली लोगों के बीच के विशाल अंतर से हैरान थे। यिन ने शांति से उन्हें बहुत आश्चर्यचकित न होने की सलाह दी और उन्हें स्तर बढ़ाने में मदद करने की इच्छा व्यक्त की। अगर वे शहर से बाहर निकल सकें तो यह उन्हें आगामी प्रमुख परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगा। हर कोई यह सुनकर उत्साहित हो गया कि यिन उनकी मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन लिंग यू ने चिंता व्यक्त की क्योंकि वे प्रमुख परीक्षा से पहले शहर छोड़ने से मना किया गया ताकि छात्रों को मजबूत व्यक्तियों से सहायता प्राप्त करने से रोका जा सके। यिन ने फिर सूक्ष्मता से संकेत दिया कि परीक्षा स्थल की यात्रा अपने आप में स्तर बढ़ाने का एक अच्छा अवसर हो सकता है। हालांकि उन्होंने उपकरणों की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की। लिंग यू ने तुरंत उन्हें आश्वस्त किया कि उपकरण बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी और उन्हें जो कुछ भी चाहिए वह प्रदान करने का वादा किया। वर्तमान नीलामी में येलिन को प्रस्ताव से आश्चर्य हुआ, लेकिन लिंग यू ने उसे आश्वासन दिया कि यदि इससे उसके परीक्षा प्रदर्शन में सुधार होगा तो उसके पिता उन्हें आर्थिक रूप से समर्थन देंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। नीलामी की शुरुआत सुंदर परिचारिका के आगमन के साथ हुई जिसने उपस्थित लोगों का स्वागत किया और खुद को नीलामी घर से जिंग के रूप में पेश किया और सभी को बिना देरी के जो वे चाहते हैं उसे प्राप्त करने की सफलता की कामना की। जिंग ने पहला आइटम जादूगरों के लिए एक महाकाव्य फाइट प्रकार का कौशल स्क्रॉल प्रस्तुत किया। बोली 500,000 से शुरू हुई। बोलियां तेजी से बढ़ी जब तक कि वे अचानक 3 मिलियन यूएन तक नहीं पहुंच गए और इस बड़े प्रस्ताव के पीछे बोली लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जो चेंकिंग थे। निन के पिता येलिन ने मुस्कुराते हुए शांति से दृश्य देखा, यह महसूस करते हुए कि मिस्टर जोग अपनी बेटी के लिए कौशल खरीदने के लिए उदारता से खर्च कर रहे थे, लेकिन गहराई से उन्होंने खुद को निषिद्ध शापों के मास्टर के रूप में संतुष्ट महसूस किया। उन्हें इस तरह के स्क्रॉल की आवश्यकता नहीं थी।